हाय दोस्तों, मैं दुर्गेश जायसवाल। मेरे YouTube चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम लोग विधि पढ़ने जा रहे हैं वो है संश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि दोस्तों, जो यह विधि है इसके पहले हम लोगों ने आगमन विधि, निगमन विधि और विश्लेषण विधि पढ़ा। आज की जो विधि है वह है संश्लेषण विधि। यह भी गणित की प्रमुख विधि मानी जाती है। यह भी शिक्षाकार के लिए या अधिगम के लिए बहुत उपयोगी है। दोस्तों, इस विधि की जो सबसे प्रमुख विशेषता है वह यह है, यह विधि ज्ञात से अज्ञात की ओर अग्रसर होती है या बढ़ती है। इस विधि की सबसे बड़ी विशेषता है, यह विधि ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ती है। इस विधि का सर्वाधिक प्रयोग बीजगणित और अंकगणित में सर्वाधिक किया जाता है। इस विधि का सर्वाधिक प्रयोग बीजगणित तथा अंकगणित में किया जाता है। दोस्तों, इस विधि में हम क्या करते हैं, जो समस्या को हल की जाती है उसमें हमें तथ्य जो होते हैं वो ज्ञात होते हैं। हमें बढ़ना किसके तरफ होता है, अज्ञात की तरफ। जैसे अब एक प्रश्न दे दिया कि 15 और 5 दोनों को जोड़ा जाए तो क्या होगा, मतलब 15 धन 5 बराबर, आप तो जानते हैं 20, लेकिन 15 धन 5 ये दोनों तथ्य ज्ञात हैं, जबकि 20 क्या था, अज्ञात। जब दोनों को हमने जोड़ दिया तो हमें कौन सा तथ्य प्राप्त हो गया, अज्ञात तथ्य प्राप्त हो गया। मतलब जैसे यह कह दिया जाए, यदि किसी बाग में 15 आम के पेड़ हैं और 5 जामुन के पेड़ हैं तो कुल कितने पेड़ हुए, तो बालक बताता है 15 धन 5 मिला के 20, और जो कुल बाग में पेड़ों की संख्या वो 20 हो गई। इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं जो यह तथ्य ज्ञात से अज्ञात की तरफ बढ़ता है। माने में यह ज्ञात नहीं था कुल कितने पेड़ है, किंतु यह ज्ञात था कि आम के कितने पेड़ है और जामुन कितने पेड़ है। इस प्रकार हम पहुंच जाते हैं निष्कर्ष तक या परिणाम तक। वो कौन सा तथ्य होता, वह तथ्य अज्ञात होता, जिसे हम उत्तर अथवा आंसर कहते हैं। यह सभी शिक्षण विधियों की सबसे प्रमुख उसका ये निचोड़ है, जो यह बताता है कि जो प्रश्न को हल करते हैं, जब हम उत्तर तक पहुंचते हैं, वह उत्तर हमें क्या होता है, पहले से अज्ञात होता है, लेकिन जो उसके निर्देश होते हैं वो हमें ज्ञात होते हैं। इसलिए इस शिक्षण विधि, जो ये शिक्षण विधि होती है, यह एक प्रभावशाली शिक्षण विधि कहलाती है। यह गणित की ऋण कहलाती है, यह गणित विषय की ऋण कहलाती है कि गणित के ज्यादातर प्रश्न को हल करने में हम संश्लेषण विधि का ही प्रयोग करते हैं। दोस्तों, जैसे इस विधि को और समझने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे आप एक प्रश्न लिखिए, जैसे एक बाग की लंबाई 15 मीटर तथा चौड़ाई 12 मीटर है। इस बाग के चारों तरफ कटीली तार लगानी है, कुल तार की लंबाई क्या होगी। दोस्तों, अब हमें क्या हुआ, अब ज्ञात क्या करना है, बाग के चारों तरफ कटीली तार की लंबाई ज्ञात करना है। अर्थात हमें कह सकते हैं बाग की जो लंबाई है वो 15 मीटर तथा चौड़ाई वो 12 मीटर है। अर्थात जो बाग है वो आयताकार है। अब आयताकार बाग के चारों तरफ यदि आपको कटीली तार लगानी है, जो कटीली तार होगी दोस्तों, जो बाग का परिमाप होगा उतने ही के बराबर ही बाग के चारों तरफ तार लगेगी। दोस्तों, इस प्रकार कह सकते हैं, यहाँ पे आपको जो फॉर्मूला का प्रयोग होगा वह होगा आयत का परिमाप। किंतु दोस्तों, यहाँ पे क्या तथ्य आपको प्राप्त है, जैसे अब लंबाई आपको ज्ञात है, कितनी है, 15 मीटर तथा चौड़ाई कितनी है, 12 मीटर। माने दोस्तों तथ्य हमें ज्ञात है 12 मीटर तथा 15 मीटर। अज्ञात क्या है, उस बाग के चारों तरफ जो तार लगेगा उस तार की लंबाई आपको ज्ञात है। मतलब अब हम क्या करेंगे, इस आयत का परिमाप निकालेंगे, जो होता है आयत का परिमाप बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहां लिखेंगे 2 लंबाई है 15, चौड़ाई है 12, 2 12 15 27 गुणे 2 बराबर 54 मीटर। इस प्रकार दोस्तों अब आपका जो अज्ञात था तार की लंबाई वह क्या था, 54 मीटर, और हमें ज्ञात क्या था, लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 12 मीटर। इस प्रकार हम संश्लेषण विधि से क्या हुआ, ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़े। हमें ज्ञात क्या था, आयत की लंबाई और चौड़ाई, किंतु यह नहीं ज्ञात था उस बाग के चारों तरफ यदि तार लपेटा जाए उस तार की लंबाई कितनी होगी, वो हो गया 54। माने यह अज्ञात था और हम कहां से, ज्ञात से अज्ञात तरफ बढ़े। तो इस शिक्षण विधि का जो प्रमुख बिंदु है वह यह है, यह शिक्षण विधि ज्ञात से अज्ञात की तरफ बढ़ती है। इस शिक्षण विधि का सर्वाधिक प्रयोग बीजगणित और अंकगणित के प्रश्नों को हल करने के लिए किया जाता है, और यह शिक्षण विधि गणित की जान या हड्डी, रीढ़ की हड्डी कहलाती है।
क्योंकि दोस्तों सबसे ज्यादा जो सर्वाधिक विधि का प्रयोग किया जाता है गणित के लिए वह संश्लेषण विधि है, क्योंकि ज्यादातर जो प्रश्न होते हैं उसके जो तथ्य होते हैं वो ज्ञात होते हैं और जो परिणाम होता है उसका वो अज्ञात होता है, जो आपको टेट या सीटेट की परीक्षा में विकल्प के तौर पर मिलेगा कि इसमें निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो वही है कि तथ्य तो ज्ञात है किंतु परिणाम अज्ञात है। तो प्रयोग किसका करना होगा? संश्लेषण विधि का प्रयोग करके हम ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों आप सभी को आगामी सीटेट टेट परीक्षा के ज्यादा स्कोर करने के लिए हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। और दोस्तों आप सभी लोग हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि जल्द ही हम आप सभी के लिए पूरी टीम हमारी लाइव आपके सामने आएगी और मैं पूरा सीटेट का पूरा कंप्लीट कोर्स 1 महीने का दे दूंगा। जो 1 महीने का मेरा क्रैश कोर्स चलेगा उसमें सफलता की 100% गारंटी रहेगी, क्योंकि मेरे सारे अध्यापक इस समय प्रश्नों को खंगालने में लगे हुए हैं कि प्रश्न कहां से आते हैं और किस तरह पढ़ाया जाए। क्योंकि जरूरी ये नहीं है कि पढ़ना कितना है, जरूरी ये है कि पढ़ना क्या है, क्योंकि ये ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। एक सफल व्यक्ति से पूछते हैं तो ये बताता है ये चीजें पढ़ लीजिए, किंतु एक असफल व्यक्ति बताता है ये चीज मत पढ़ो क्योंकि इसकी वजह से मेरा नहीं हो पाया था। इसलिए दोस्तों हमारे जितने भी अध्यापक या मैं सभी इस समय अन्वेषण कार्यों में लगे हुए हैं, ताकि आप सभी के लिए एक बेहतर मैटर मिल सके जो कम समय में ज्यादा से ज्यादा स्कोर करा सके। दोस्तों मेरा यह प्रयास रहेगा मैं आप सभी को 120 से ज्यादा स्कोर कराऊं, लेकिन दोस्तों आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा और ज्यादा प्रशिक्षण तक पहुंचाइएगा, ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों का जन कल्याण हो सके, क्योंकि आप सभी मेरे भाई और बहन के समान हैं। इसलिए दोस्तों मेरा यह कर्तव्य है कि आपको ज्यादा से ज्यादा स्कोर करा के आपको एक भविष्य का भावी अध्यापक बनाना। तो आप भी मेरी इतनी मदद करिएगा, जैसे आपके पास वीडियो जाएगा आप प्रत्येक ग्रुप में शेयर करिएगा और प्रत्येक प्रशिक्षक आग्रह करिएगा वीडियो को जरूर देखें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। दोस्तों अब देखते हैं इस शिक्षण विधि के कुछ गुण और दोष। तो सबसे पहले इस लिखेंगे संश्लेषण विधि की विशेषता अथवा गुण। दोस्तों यह शिक्षण विधि जो होती है यह एकदम सरल होती है, सुविधाजनक होती है, आगमन विधि की निगमन विधि की भांति। यहाँ पे क्या होते हैं, आपको नियम अगर पता है, सूत्र अगर पता है तो प्रश्नों को आप आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि इस शिक्षण विधि की जो प्रमुख विशेषता है वह ज्ञात से अज्ञात की तरफ है। इसलिए दोस्तों यह जो विधि होती है वह एकदम सरल एवं सुविधाजनक होती है। दोस्तों आगे इस शिक्षण विधि में समय की बचत होती है, परिश्रम कम लगते हैं, क्योंकि यह तथ्य आपको ज्ञात होते हैं, केवल आपको परिणाम निकालने होते हैं, उत्तर तक पहुंचना होता है। इसलिए यह शिक्षण विधि जो होती है वह कम समय एवं कम परिश्रम में जल्दी से परिणाम दे देती है और बालकों के लिए यह अत्यधिक उपयोगी होती है। दोस्तों अगला जो है, इसमें जो ज्ञानार्जन होता है वह तीव्र गति से होता है। इस शिक्षण विधि से जो ज्ञानार्जन होता है बालकों के अंदर, उसकी गति जो होती है वह तीव्र होती है। दोस्तों अगला जो था वह था कि यह शिक्षण विधि से सुस्पष्ट एवं व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। सुस्पष्ट एवं व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, क्योंकि जो प्रश्न दिए होते हैं वो व्यवहारिक होते हैं, सुस्पष्ट होते हैं। इस प्रकार हमें कह सकते हैं इस शिक्षण विधि के माध्यम से अधिगम कार्य तीव्र गति से संचालित और स्पष्ट रूप से किया जा सकता है। दोस्तों इस शिक्षण विधि के कुछ दोष भी है, उसको हम लोग देख लेते हैं। यह शिक्षण विधि छोटी कक्षाओं के लिए कम उपयोगी है, किंतु यदि कुशल अध्यापक है तो इसका प्रयोग वह छोटी कक्षाओं में भी कर सकता है। लेकिन याद रहे उसके लिए अध्यापक का अपने विषय में कुशल होना जरूरी है। दूसरा दोस्तों, यह जो विधि है उसमें समय भी अधिक लगता है। वास्तव में कम समय भी लगता है, अधिक समय भी लगता है, क्योंकि दोस्तों जो इसके लगाने की विधि होती है वह चरण दर चरण होती है, क्योंकि अगर हम चरण को छोटा करते हैं तो लगाने में कठिनाई होती है। इसलिए दोस्तों इस विधि में समय क्या होते हैं, थोड़े ज्यादा लगते हैं, इसलिए इस विधि की एक कमी मानी जाती है। दोस्तों अगला क्या है, इस विधि के लिए यह विधि रटने की प्रवृत्ति पर आधारित होती है, क्योंकि दोस्तों यदि आपको आयत का परिमाप नहीं पता रहेगा तो आप प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, या किसी भी कोई भी प्रश्न है यदि उसका आपको नियम या सूत्र नहीं पता रहेगा तो हम आप उस प्रश्न को नहीं सॉल्व कर पाएंगे दोस्तों। और इसमें तर्क, ज्ञान, चिंतन आदि का विकास नहीं हो पाता, क्योंकि दोस्तों अब ज्ञात तथ्य दिया है, अज्ञात तक पहुंचना। यदि आपको नियम पता तो आप अज्ञात तक पहुंचेंगे, अगर नियम नहीं पता है तो आप अज्ञात तक नहीं पहुंचेंगे। अर्थात यह क्या है, रटने की प्रवृत्ति पर बल देता है, तर्क और चिंतन का विकास नहीं होता। जो आप रटे हैं उसी का प्रयोग करके आप प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। और जो इससे अर्जित ज्ञान होता है वह
कुछ समय के लिए अस्थायी मतलब कि यह लंबे समय तक के लिए अस्थायी नहीं होता। इसके लिए निरंतर अभ्यास कार्य की आवश्यकता पड़ती है। यदि आप अभ्यास कार्य लगातार नहीं करते, इससे जो अर्जित ज्ञान है वो जल्दी ही क्या होता है, स्किप कर जाता है या भूल जाता है। दोस्तों और क्या है, यह छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं, जैसा मैंने पहले ही बताया, किंतु यदि अध्यापक कुशल है तो इस विधि का प्रयोग वह कर सकता है। इस प्रकार दोस्तों निगमन विधि की बात संश्लेषण विधि था, आगमन विधि की बात विश्लेषण विधि था। मैंने आज आपको संश्लेषण विधि को अपने तरीके से बेहतर बताने का प्रयास किया। यदि फिर भी आपको कमी रह जाती है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, किंतु मुझे नहीं लगता कि कोई कमी है। अब आप लोग एक बार अपने से 2 से 3 बार वीडियो को देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। यदि किसी अन्य किताब से पढ़ेंगे तो आपको संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि आदि सभी का जो अंतर है वो स्पष्ट हो जाएगा। अंत में दोस्तों मैं आपको संश्लेषण विधि और विश्लेषण विधि दोनों का एक साथ करके मैं बताऊंगा। दोस्तों दोनों विधि एक दूसरे के पूरक है। ऐसा नहीं है कि संश्लेषण विधि उपयोगी है या विश्लेषण विधि उपयोगी है, क्योंकि हमने क्या देखा, विश्लेषण विधि में समस्याओं को छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद संश्लेषण विधि से उसके निष्कर्ष निकालने के बाद हम परिणाम तक पहुंचते हैं। इस प्रकार दोनों विधियां एक दूसरे के पूरक हैं। बिना दोनों विधियों के आपका अधिगम कार्य प्रभावशाली नहीं हो सकता। इसलिए जितना उपयोगी आपका विश्लेषण है उतना उपयोगी संश्लेषण है, या तो जितना उपयोगी संश्लेषण है उतना उपयोगी विश्लेषण विधि है। इस प्रकार हमें कह सकते हैं दोनों विधियां एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आपको एक अच्छा शिक्षक बनना है, एक अच्छा अध्यापक बनना है, तो हमें सभी विधियों का समय अनुकूल प्रयोग करना होगा। जिस विधि का जिस समय उपयोग होगा उस विधि का उस जगह प्रयोग करेंगे, ताकि अधिगम कार्य बेहतर हो सके और बच्चे ज्यादा सीख सके और जल्दी सीख सके। यह हम आप सभी की यह एक लक्ष्य होना चाहिए। और मैं ये चाहूंगा आप सभी लोग सीटेट में ज्यादा स्कोर करें। प्रतिवर्ष शिक्षण विधि से 2 से 3 प्रश्न आते हैं, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को कई बार देखिएगा। अगर समझ में नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में करिए, कमेंट लिखिएगा। और अगर जिस विषय पे जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं प्रयास करूंगा उस सेक्शन को आपको वीडियो देने के लिए। और मैं जैसा कि बताया हूं 15 अगस्त के बाद हो सकता है मेरी वीडियो एकदम रेगुलर हो जाएंगे और 3-3 घंटे की मैं क्लास आपको दूंगा। लेकिन उसके पहले मेरे सभी अध्यापक आप सभी के लिए अन्वेषण कार्यों में लगे हुए हैं, ताकि कम समय में आपको ज्यादा स्कोर करा सके। दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपने अभी बेल आइकन नहीं दबाया, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि मेरे जो भी वीडियो पड़ेंगे उसके नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएंगे और आप समय से पीछे नहीं रहेंगे, हमारे साथ चलेंगे। और आप इसको शेयर करिएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।